फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों आपके सामने, आप देखिए। न्यूटन मीटर, बताइए कमेंट कर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एस। अब मैं आपको यंग प्रत्यास्था गुणांक बता देता हूँ। मान लो ये एक धातु का तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई एल है। हम पे बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बल। बल लगाने पे इसकी लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मान लो पहले एल था, तो अब एल और जुड़ गया, मतलब इस तार की लंबाई में वृद्धि हो गई। क्या बोलेंगे अपन, यंग प्रत्यास्थ का एसआई मात्रक क्या है। सबसे पहले आपने क्या लगाया था, बल। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। इस तार में आप क्या लगा रहे हो, बल। बल लगाने पे इसकी लंबाई बढ़ रही है, पहला क्या आया, न्यूटन। अब इसकी जो लंबाई में वृद्धि होगी वो मीटर स्क्वायर में नाप आया। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, क्या आया, सी। वॉल्यूम नहीं आ रही है क्या, मुझे कमेंट करके बताइए। आवाज आ रही है आपको, जल्दी से कमेंट कीजिए। हेलो, आ रही है आवाज। अभी आपको क्लियर हुआ इस तार की लंबाई। तो हमने क्या लगाया था, बल। बल का मात्रक क्या, न्यूटन। और इसकी लंबाई में वृद्धि मीटर में हो जाएगा। अब देखते हैं क्या, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या पूछ रहे हैं, ताप युग्म तापमापी कार्य करता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, ये समझते हैं। आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे, हम करते हैं। आप आ रही है, आप मुझे बताइए। कट कट कर आवाज आ रही है। तो सोल्व कर रहे हैं अपन। ताप युग्म तापमापी अंत पर कार्य करती है, भाव पर, जुग भाव पर, एटीएच पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, अब देख लेते हैं। ताप युग्म तापमापी क्या होता है, ताप के अंतर को नापता है। एक अंतर किसको नापता है, ताप के अंतर को। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सीबेक के प्रभाव पे। कौन से प्रभाव पे, सीबेक के प्रभाव पे। इसका आंसर क्या आया, ए। अब सीबेक का प्रभाव क्या होता है, मान लो एक वस्तु ये है ए, एक वस्तु ये है बी, दो वस्तु है। ये है 50 डिग्री टेम्परेचर पे और ये है 30 डिग्री टेम्परेचर। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे इसको धातु के तार से जोड़ देंगे, धातु के तार से जोड़ देंगे। और यहाँ पे कितना टेम्परेचर है और यहाँ पे कितना है, दोनों में अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इससे क्या होगा, यहाँ वोल्टेज पैदा हो जाएगा, वोल्टेज पैदा हो जाएगा, मतलब विद्युत पैदा हो जाएगी। तो उस आधार पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को नाप लेंगे। ताप युग्म तापमापी सिद्धांत क्या है, सीबेक के सिद्धांत पे कार्य करती है। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, सबसे पहले देखिए, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, ध्वनि तरंगे। अब समझ लो पहले ध्वनि क्या होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। मान लो ये वस्तु है, इसमें कंपन पैदा कर दिया, क्या पैदा कर दिया, कंपन। तो किसकी उत्पत्ति होगी, ध्वनि की, ध्वनि की उत्पत्ति होगी। अब ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम। और वो माध्यम क्या है, ठोस, द्रव, गैस। अब आपसे पूछे हैं कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या होगी, अनुदैर्ध्य होगी। कौन सी होगी, कौन सी होगी, अनुदैर्ध्य। बहुत सारे बच्चे सही बताए हैं, विशाल विश्वकर्मा जी भी बताए हैं, बिल्कुल सही है, अनुदैर्ध्य होगी। ठीक है, अब आपको सारे ऑप्शन है, ये समझ लीजिए सारे ऑप्शन क्या। अनुप्रस्थ तरंगे कौन होती है, प्रकाश की तरंगे।
और विद्युत चुंबकीय भी होती है। प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय होती है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश की जो तरंगे होती है उसको चलने के लिए क्या नहीं चाहिए? माध्यम नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? माध्यम। ये भी क्लियर हुआ। अगला देखते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं, जो प्रकाश होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। तो कौन से कण होते हैं? जल्दी बताइए मुझे। असलम जी बता रहे हैं बी। जल्दी जल्दी बताइए। असलम जी बता रहे हैं बी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अभी देख लेते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप पहले प्रकाश को समझ लीजिए। प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है, एक कण के रूप में, एक तरंग के रूप में। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में और तरंग के रूप में। तो इसकी प्रकृति कैसी है? दो प्रकार की, कण और तरंग, दो प्रकार की प्रकृति है। यहाँ देख लीजिए, कण के रूप में जब ये करेगा तो इसको फोटोन बोलेंगे। काय के बंडल होते हैं? फोटोन, ऊर्जा के बंडल होते हैं। तो इसका क्या आएगा? डी आंसर। अब तरंग के भांति आप सबको मालूम है प्रकाश की बहुत सारी तरंगे होती है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। जैसे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अधिक। बैंगनी की क्या होती है? न्यूनतम। न्यूनतम होती है। न्यूनतम किसकी होगी? बैंगनी की। और लाल की क्या होगी? अधिकतम। तो तरंग दैर्ध्य तरंग के रूप में भी करेगा, कण के रूप में भी करेगा प्रकाश। अगला, जब कांच की छड़ को किस पे रगड़ा जाता है? रेशम पे रगड़ा जाता है, तो क्या होता है? जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ जाता है तो क्या होता है? वो ऋणावेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, उदासीन रहेगी। पहले ऋणावेशित फिर धनावेशित होती है। जल्दी बताइए क्या होगा? राजकुमार जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी एक हिंट दे देता हूं मैं। जो कांच की छड़ है वो ऋण आवेशित होती है। कैसी होती है? ऋण आवेशित। उस पर ऋण आवेश होता है। अब आपको क्या बोला है? रेशम के कपड़े, मान लो ये कोई कपड़ा है रेशम का, इस पे होता है धन आवेश। अब क्या होगा? जब हम इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ेंगे तो इसके ऋण आवेश कहाँ चल जाएंगे? रेशम पे चल जाएंगे। तो रेशम कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित। कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये ऋण आवेशित थी कांच की छड़, अब वो किस पे गई? रेशम के कपड़े पे गई, तो वो हो जाएगी ऋण आवेशित। का आंसर क्या आया? ऋण आवेशित। का आंसर क्या आया? ए, ऋण आवेशित। क्लियर हुआ ये? हम यहाँ पे रीजन भी देख रहे हैं, क्या रीजन है इसका आंसर का। तो अभी सब कमेंट में लिखो क्या सही आंसर है। आप ये लिख दोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन अच्छे से क्वेश्चन कवर करेंगे। स्थायी चुंबक किस स्थिति में बनाया जाता है? मतलब स्थायी चुंबक कैसे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? ढलवा लोहा से, पिटवा लोहा से, कच्चा लोहा से, इस्पात से, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं स्थायी चुंबक। देखिए, चुंबक हमारे दैनिक जीवन की चीज है। स्पीकर से ले जाके विद्युत घंटी तक चुंबक का उपयोग होता है, ठीक है। और हमारा जो पंखा चलता है उसमें भी चुंबक यूज होता है, ठीक है। जितनी भी मोटर चलती है सब में चुंबक यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे क्या होता है। चुंबक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक में क्या होगा? मैग्नेटाइट जो लोहा होता है, मैग्नेटाइट, ये लोहे का एक भाग है मैग्नेटाइट, ये क्या हो गया? प्राकृतिक। अब कृत्रिम में क्या होता है? दो प्रकार के, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी जो होता है इस्पात से बनेगा और अस्थायी किससे बनेगा? नर्म लोहे से। तो हो गया। आपको ये भी पूरी बात पता लग गई कि चुंबक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक किसका बनेगा? लोहे का, ठीक है। और कृत्रिम किसका बनेगा? इस्पात का और नर्म लोहे का। स्थायी बनाएंगे तो किसका बनेगा? तो इसका ऑप्शन क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए ये पूरी स्टोरी बताने के बाद में। अब इसका आंसर क्या आएगा?
जल्दी से कमेंट कीजिए। देखो, स्थाई के लिए हमको इस्पात की जरूरत लगेगी, का आंसर डी। ठीक है, ये भी हो गया आपका क्लियर। अब क्या होगा कि ये जो अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक में विद्युत जब तक प्रभावित होगी, मान लो ये लोहा है, लोहे का टुकड़ा है, इसको आपने ऐसी कुंडली लगा दी और विद्युत से जोड़ दिया, विद्युत से क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पे चुंबक पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी, चुंबक। इसको क्या बोलेंगे, अस्थायी चुंबक। क्यों अस्थायी क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब तक इसमें विद्युत रहेगी तब तक चुंबक रहेगी, और यदि परमानेंट बनाना है तो आपको इस्पात की जरूरत लगेगी। इस्पात मतलब होता है स्टील। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत देशी हो क्या कहलाती है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत देशी हो क्या कहलाती है, इरेजर, ग्रेजर, मेजर, लेजर। चलो ऑप्शन में जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, क्या बोलेंगे उसको, प्रकाश की किरण पुंज जो अत्यंत देशी हो क्या कहलाती है, इरेजर, ग्रेजर, मेजर, लेजर। जल्दी से बताइए। नीतेश जी बता रहे हैं डी, रोहित कुमार बता रहे हैं, कुर्मी जी बता रहे हैं डी। अब देख लेते हैं क्या है। देखो, एक तो लैंग्वेज बहुत कठिन लिखी हुई है ना, आधा तो ये लैंग्वेज को पढ़ने से क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्रकाश की किरण पुंज जो अत्यंत देशी को क्या कहलाती है, एक वर्णी प्रकाश की बात कर रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णीय तीव्र प्रकाश। एक वर्णीय तीव्र प्रकाश कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, कहाँ से मिलेगा, लेजर से। लेजर का उपयोग आता है कहाँ पे, कहाँ पे आता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑपरेशन में काम आएगा आपको। ठीक है, और मध्य प्रदेश में लेजर किरण अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में है। लेजर किरण अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। कहाँ पे है, एशिया का प्रथम, एशिया का पहला लेजर किरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर में। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं, आपसे पूछा है तड़ित चालक के आविष्कारक है, ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टाइन। ठीक है, आपको चारों का पता होना चाहिए कि किसने क्या किया। तड़ित चालक के आविष्कार कौन है, जल्दी से बताइए। रोहित जी बता रहे हैं ए, रोहित जी ए, पीडीए बॉय बता रहे हैं डी। चलो बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। ग्राहम बेल ने क्या बनाया, माइक्रोफोन। ग्राहम बेल ने बनाया माइक्रोफोन। बेंजामिन फ्रैंकलिन और आइंस्टाइन, आइंस्टाइन का आपको मालूम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बनाया, तड़ित चालक। तड़ित चालक किसने बनाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सी आया इसका ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे बी भी बता रहे हैं लेकिन नहीं, क्या आएगा, बेंजामिन। तड़ित चालक क्या होता है, मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की छत है, छत पे क्या होता है कि कोने में एक तार लगाया जाता है जो तांबे का हो सकता है। वो तार क्या करता है, आपकी जो आकाशीय बिजली होगी से आपके घर की सुरक्षा कर देगा, क्योंकि आकाशीय बिजली से आपके घर में जब वो गिरेगी तो वो तड़ित चालक के माध्यम से जमीन में चले जाएगा, तो जो पूरा पावर है कहाँ चले जाएगा, जमीन में। क्या क्या आएगा आंसर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तड़ित चालक की खोज। माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है, माइक्रोफोन का आविष्कारक डॉक्टर केविन कॉर्मोन, जोइल एंजल, ग्राहम बेल, संदीप्त हॉकिंग। सबको पता है क्योंकि मैंने बीच में इसका नाम लिया था, अभी इन वैज्ञानिक का नाम मैंने बीच में लिया था। सभी बच्चे ने सही बताया है, ग्राहम बेल। क्या आएगा, ग्राहम बेल। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब होता है सीधा सा माइक। इससे क्या होता है कि जो आपकी ध्वनि है, आपकी ध्वनि माइक में गई, इस माइक ने क्या करा, ध्वनि को किस में बदल दिया, विद्युत में बदल दिया। अभी आप जो बोले थे वो ध्वनि के माध्यम से माइक में गया, माइक में किस में बदल दिया, विद्युत में बदल दिया। अब ये विद्युत कहाँ जाएगी, ये विद्युत जाएगी उस बॉक्स के पास में, जो जहाँ से इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स को एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर के पास जाएगी। एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको लाउड स्पीकर को दे देगा, तो लाउड स्पीकर से आवाज आएगी।
पहले ध्वनि कहाँ गई, माइक में, माइक से किस में बदली, विद्युत में, विद्युत से कहाँ गई, एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर ने इसको बढ़ा के लाउड स्पीकर को भेज दिया। ठीक है, जैसे हम डीजे में यूज करते हैं। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 3 अर्ग, 10 की घात 5 अर्ग, 10 की घात 7 अर्ग, 10 की घात 11 अर्ग। जल्दी से बताइए। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दे रहे हैं, पंकज जी सी बता रहे हैं। देख लेते हैं। जूल क्या होता है, शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, नहीं एक मिनट, कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है, कार्य का भी मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है। क्या है, जूल। एसआई पद्धति में इनका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है। कार्य में ऊर्जा का मात्रक एसआई पद्धति में जूल होता है, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। अब क्या पूछा आपसे, 1 जूल बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होगा। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग का आंसर सी सही जाएगा। अगला देखते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से मिलता है, एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, बताओ। एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है। अब देख लेते हैं, पहले तत्वों पे बात कर लेते हैं। एक समान परमाणु, तत्व किससे बनेगा, एक समान परमाणु से। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, मिश्रण। तत्व व यौगिक, तत्व यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला दो तो क्या बन जाएगा, मिश्रण। अब आता है तीसरा, पहले अब यौगिक ले लेते हैं। यौगिक आएगा तो यौगिक किससे मिलकर बना, निश्चित मात्रा में तत्व व यौगिक। अब क्या हुआ, आपसे क्या पूछा है, एक ही समान परमाणु से मिलकर बनेगा। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। क्या आएगा इसका, प्राकृतिक तत्व। तत्व होता है एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक समान परमाणु से। तत्व क्या होता है, एक समान परमाणु। मिश्रण क्या होता है, किसी भी तत्व या यौगिक को आप, किसी भी यौगिक को आप अनिश्चित अनुपात में मिला दो तो क्या बन जाएगा, मिश्रण। जैसे सेव परमल, गेहूं, ठीक है, गेहूं में कंकर, क्या हो जाएगा, मिश्रण। यौगिक क्या है, यौगिक मतलब होता है एक निश्चित अनुपात में। जैसे यौगिक बताता हूं आपको, ये क्या है, H2O, ये क्या है, H2O। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु। तो ये क्या है, यौगिक है। CO2 क्या है, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ये भी क्या है, यौगिक है। अब तत्व बता देता हूं, तत्व क्या है, जैसे Cu, ये मतलब कॉपर है, तांबा। इसमें जितने भी परमाणु होंगे सब काय के होंगे, तांबे के। दूसरा ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन में जितने भी परमाणु होंगे किसके होंगे, ऑक्सीजन के। ये भी आपका क्लियर हुआ। मिश्रण में देखें, मिश्रण में देखो, पीतल, पीतल, पीतल ले लो। पीतल क्या है, मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है, तांबा, रजस्ता। ठीक है, हो गया मिश्रण। इस प्रकार से तत्व को अलग अलग तरीके से हमने समझ लिया है। अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और बहुत अच्छे सही बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। आप ऐसे ही सही जवाब देंगे तो आपको क्या है कि एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप कमेंट जितने ज़्यादा करेंगे आपको ही फायदा है। ठीक है, अभी मेरे साथ में कौन कौन जुड़े हैं, पंकज चौधरी जी, पैरा SF कमांडो, और कौन है, आर्मी बॉय, अभिषेक, कमांडो प्रीतम, बहुत, नारायण जी जुड़े हैं। अभी देखते हैं, प्रकाश के परमाणविक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। प्रकाश का परमाणविक सिद्धांत किसका, पदार्थ का। सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया, क्या बताया,
कि कोई भी चीज है वो पदार्थ से मिलकर बनी है। कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना है? परमाणु से। ये किसने बताया? महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने बनाया दुनिया की कोई भी चीज है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। उन सूक्ष्म कणों को क्या बोलते हैं? परमाणु। लेकिन उसके बाद में कुछ अंग्रेज वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? जॉन डाल्टन। उन्होंने क्या बताया था कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और ये अविभाज्य है। अविभाज्य यानी परमाणु को तोड़ नहीं सकते। इन्होंने क्या बोला था? परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इनकी ये खोज गलत हो गई, क्योंकि परमाणु को हम तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो ये इनकी जो इन्होंने बोला था कि परमाणु अविभाज्य होता है, वो गलत हो गया। परमाणु को हम किस में तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। सही आया। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी? प्रोटॉन की। कई बार आपको ऑप्शन में मिलेगा गोल्डस्टीन। क्या मिलेगा? प्रोटॉन की खोज किसने करी? तो कई बार आपको मिलेगा रदरफोर्ड, कई बार मिलेगा गोल्डस्टीन। तो दोनों ही सही आंसर है, लेकिन ज्यादातर सही आंसर क्या आएगा प्रोटॉन की खोज में? गोल्डस्टीन। क्या आएगा? गोल्डस्टीन। दूसरा, जॉन डाल्टन का अपन देख लिया। जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। किसकी खोज करी? इलेक्ट्रॉन की। अगला, नील्स बोर, इन्होंने परमाणु मॉडल दिया था। क्या दिया था नील्स बोर? परमाणु मॉडल। आपसे पूछा है रेडियोधर्मिता की खोज। रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी? रदरफोर्ड, हेनरी बेकरल, रोएंटजन, आइंस्टाइन। चार ऑप्शन, चार वैज्ञानिक, जल्दी बताइए। रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी? रदरफोर्ड, हेनरी बेकरल, रोएंटजन, आइंस्टाइन। तो समझ लीजिए रेडियोधर्मिता क्या होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके नाभिक से, किससे तो बोलते हैं? नाभिक। जिनके नाभिक से रेडियोधर्मी तरंगें निकलती रहती, वो अल्फा, बीटा, गामा के रूप में होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके नाभिक से क्या निकलता है? रेडियोधर्मी तरंगे, वो अल्फा, बीटा, गामा के रूप में होती है। ये किसने खोजा था सबसे पहले? हेनरी बेकरल ने। किसने खोजा था? हेनरी बेकरल। अब क्या होगा, जब ये पूरी तरंगे निकल जाएगी तो ये जो नाभिक है ये शीशे में बदल जाएगा, लेड में बदल जाएगा। ठीक है। रदरफोर्ड का आपको पता ही है, प्रोटॉन की खोज, नाभिक की खोज। रोएंटजन ने एक्स किरण की खोज, आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव और रिलेटिव की थ्योरी दी। रिलेटिविटी की थ्योरी किसने दी? आइंस्टाइन ने। चारों वैज्ञानिक अपन ने कंप्लीट किए और बहुत सारे बच्चे मुझे सही जवाब दिए हैं। पंकज जी, ठीक है, आदित्य जी, बहुत सही। 13 क्वेश्चन हुए। अगला देखेंगे, अम्ल वह पदार्थ है, ठीक है, अम्ल वह पदार्थ है जो, यहाँ पे मैं आप समझा देता हूँ। अम्ल जो होगा, एक तो खट्टा होगा, इसका पीएच क्या होगा? 7 से कम। ठीक है, और क्या होगा इसमें? अम्ल लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा। और क्या होगा अम्ल के बारे में? ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और प्रोटॉन दाता होता है। इतनी सारी चीजें आपने जान ली। अम्ल खट्टा होता है, इसका पीएच 7 से कम होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और प्रोटॉन दाता होता है। अब इस आधार पे आप आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये मैंने पूरी आपको थ्योरी बता दी है, अब आपका काम है इसका आंसर बताना। अभी मैं पढ़ रहा हूँ सबके ऑप्शन। रोहित जी बता रहे हैं ए। अभी भी इतना सब बताने के बाद में भी आपके आंसर बहुत सारों के सही नहीं आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ये सब थ्योरी बताने के बाद में इसका आंसर क्या आया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता। हाँ, मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, प्रोटॉन दाता है। आंसर ये देख लो, 2 आ रहे हैं कि नहीं?
इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर रहा है, प्रोटॉन देता भी है, या देता लिखा है, दाता लिखना था, चलो ये भी गलत हो गया फिर तो। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अम्ल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ए आंसर, बहुत सही। ये पूरा अम्ल के बारे में समझ में आया। रसायनों का राजा किस अम्ल को बोलते हैं, रसायनों का राजा किस अम्ल को बोलते हैं, H2SO4 को। H2SO4 को क्या बोलते हैं, रसायनों का राजा, ठीक है। निश्चित ताप पर, ताप क्या है, निश्चित है, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन का प्रतिलोमानुपात होता है। ये बोल रहा है निश्चित ताप पर दिए हुए गैस का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती, किसका नियम है ये, जल्दी से बताइए। चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राहम का नियम, जल्दी बताइए। अभिषेक जी बता रहे हैं बी, अभिषेक यादव जी बता रहे हैं सी, है ना, और रोहित कुर्मी जी सी बता रहे हैं। अब देखते हैं, ताप क्या है, निश्चित है, और क्या बोल रहा है, गैस का दाब, किसी गैस का ताप क्या है, निश्चित है। अब उसका जो दाब होगा वो किसके प्रतिलोमानुपाती होगा, आयतन के। प्रेशर बराबर 1/ये वॉल्यूम। अब क्या है, अपन ने क्या कर लिया है कि ताप, ताप निश्चित होता है तो दाब किसके विरुद्ध समानुपाती होता है, ठीक है, आयतन के। ये बायल का नियम है, किसका नियम है, बायल का, क्योंकि डाल्टन ने परमाणु का नियम दिया है तो ये कैंसिल हो गया। ग्राहम ने गैसों का नियम दिया, ये भी कैंसिल, चार्ल्स का नियम नहीं है, ठीक है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक क्रिया के वेग को क्या करता है, चलो अभी बताना। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, क्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, या तो बढ़ाते हैं, घटाते हैं, लेकिन खुद भाग नहीं लेते। तब समझे इसका मतलब, उत्प्रेरक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं, मतलब परिवर्तित करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, नितेश जी बता रहे हैं सी। बहुत सारे बच्चे अपना अपना आंसर दे रहे हैं। राजा सोनी जी बता रहे हैं सी। अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, भाई यहाँ बढ़ा भी रहे घटा भी रहे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी सही हो गया, दूसरा ऑप्शन भी हो गया, तो फिर इन दोनों का ऑप्शन मिला के कौन सा सही हो गया, तीसरा, परिवर्तित करते हैं। या तो वो बढ़ा देंगे या खुद भाग नहीं लेंगे। जैसे एक उत्प्रेरक है, वो क्रिया की दर को बढ़ा देगा या घटा देगा, लेकिन खुद उसमें भाग नहीं लेंगे, और वापस लास्ट में ये निकल के अलग हो जाएगा। उत्प्रेरक है, लास्ट में क्रिया के बाद में बच जाएगा, ठीक है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईंधन, यानी फ्यूल। अब फ्यूल कई प्रकार का होता है, पेट्रोलियम, गैस, कोयला, बायोमास, और क्या हो सकता है, नाभिकीय। तो कई प्रकार के फ्यूल होते हैं जो जल के क्या कर देते हैं, एनर्जी देते हैं। कहने का मतलब है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। अब जैसे पेट्रोल को जलाओगे तो क्या निकलेगी, ऊष्मा। कोई गैस को जलाओगे क्या निकलेगी, ऊष्मा। ये जितने भी पदार्थ है ये ईंधन की कैटेगरी में आएंगे, किस में आएंगे, ईंधन में। अब बताओ मुझे आंसर क्या हुआ, सही बता रहे हैं सब ने, बहुत अच्छे से उन्होंने सबने बताया है। इसका क्या आएगा, ईंधन। तत्वों का पहले वर्गीकरण दिया था, तत्वों का पहला वर्गीकरण दिया था। अभी हमारे रासायनिक जो सारणी है उसमें कितने तत्व हैं, 118।
कितने तत्व है? 118 तत्व। सबसे पहले किसने बताया था कि तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं? सबसे पहले किसने कोशिश करी थी? पांडे जी बता रहे हैं डी, रोहित कुर्मी जी बता रहे हैं सी। जल्दी बताइए। सबसे पहले डाई बोरेन नामक जो वैज्ञानिक है, डाई बोरेन, उन्होंने बताया था, क्या बताया था? कि तत्वों को हम एक सारणी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सारणी के हिसाब से क्या कर सकते हैं? एडजस्ट। तो लोथर मेयर क्या हो गया? कैंसल। न्यूलैंड गलत, मेंडलीव गलत। क्या आएगा इसका? डाई बोरेन। क्या आया आंसर? डाई बोरेन। मेंडलीव ने तो बाद में आवर्त सारणी जमाई थी, इसके पहले डाई बोरेन ने बता दिया था। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु। अब आपसे क्या पूछा है कि हम उसको चाकू से काट सकते हैं, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग हमको ये लगाना है कि ऐसी कौन सी नरम चीज़ है जिसको हम चाकू से काट लेंगे। तांबा कठोर, चाकू से नहीं कटेगा। लोहा कठोर, नहीं कटेगा। सीसा कठोर, सोडियम नर्म। का आंसर क्या? जल्दी बताओ अब। सोडियम। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। सोडियम जो है क्रियाशील धातु है, क्रियाशील है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है और नॉर्मल में ये अपनी धड़कन को नियंत्रित करती है। हमारी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी धातु आवश्यक है? सोडियम। सोडियम और पोटेशियम हमारे जो है धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। इसको रखते हैं केरोसिन के तेल में, तो केरोसिन के तेल में रखते हैं क्योंकि इसको खुले में छोड़ दोगे तो आग लग जाएगी। तो केरोसिन के तेल में रखते हैं, सफ़ेद कलर की होती है और इसको हम चाकू से 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। ठीक है, इतने सब में आपका क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोजन की खोज किसने की? आपसे पूछा है हाइड्रोजन की खोज किसने की? चार्ल्स कैवेंडिश, प्रिस्टले, बायल। बताइए। चार्ल्स कैवेंडिश, प्रिस्टले, बायल। जल्दी बताइए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस है। दूसरा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 1। क्रियाशील गैस है, ज्वलनशील गैस है। ऊर्जा का असीम स्रोत। सबसे हल्की गैस, परमाणु क्रमांक 1, क्रियाशील है, ज्वलनशील है और ऊर्जा का असीम स्रोत है। इसकी खोज किसने करी? बताइए। चार्ल्स ने, कैवेंडिश ने, प्रिस्टले ने, बायल ने। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। पंकज जी बता रहे हैं बी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी खोज किसने करी? कैवेंडिश ने। आज हमारा जो जीवन पृथ्वी पे है उसका एक ही रीजन है, हाइड्रोजन गैस। पृथ्वी पे जीवन होने का कारण है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो सूर्य होता है वो हाइड्रोजन को किस में बदलता है? हीलियम में बदलता है। और उससे क्या पैदा होती है? एनर्जी। उस एनर्जी का उपयोग पौधे करते हैं बढ़ने के लिए। उस पौधों का उपयोग कौन करता है? हम करते हैं। कहने का मतलब है जो जीवन है वो सूर्य के माध्यम से है, और सूर्य में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसकी खोज कैवेंडिश ने करी। और जो होती है हाइड्रोजन, ये भविष्य का ईंधन है, भविष्य का ईंधन। क्योंकि छोटी सी मात्रा में हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा होती है, लेकिन ये एनर्जी बनाने के लिए हमको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अब क्लियर हुआ आपका? बायल ने गैस का नियम दिया, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज करी, चार्ल्स ने गैस का नियम दिया। क्लियर हुआ? चार्ल्स गैस का नियम, कैवेंडिश हाइड्रोजन, प्रिस्टले ऑक्सीजन, बायल गैस। अगला देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, पुरकिंजे। जीव विज्ञान 2 शब्दों का है, इसमें 2 शब्द, एक जीव और एक विज्ञान, यानी जीवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। और सबसे पहले इसके बारे में बताया
अरस्तु नामक दार्शनिक ने, अरस्तु यूरोप के रहने वाले थे और ये दार्शनिक भी थे और जीव विज्ञान, इन्होंने जीव विज्ञान का वर्णन भी करा है। सिकंदर के गुरु थे ये, ठीक है। तो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और यूरोप में 3 विद्वान हुए हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो ये किसके शिष्य है? अरस्तु प्लेटो के। प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है अपनी बुक में, 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया अपनी बुक में। इनको जीव विज्ञान का जनक भी बोलते हैं और जंतु विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। इसका जनक बोलते हैं जीव विज्ञान का। और इस क्या आया इसका? जल्दी बताइए। ए। बहुत सही। अब जो पुरकिंज है, इसने जीव द्रव्य के बारे में बताया कि मानव का शरीर जो है उसके अंदर एक जीवित पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू का पूछा आपसे कि आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी। जल्दी बताइए। सोलेनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी। ये एग्जाम में बार बार पूछते हैं। क्या आएगा? सोलेनेसी। क्या आएगा? सोलेनेसी। पौधे जो रहते हैं उनको अलग अलग कुलों में बांट रखा है सभी। जैसे लेग्यूमिनेसी जो होता है, लेग्यूमिनोसी में क्या आएगा? मेथी, ठीक है। और जितनी भी दालें हैं, दालों से संबंधित जो रहता है वो कौन सा कुल है? लेग्यूमिनोसी। और आलू किससे संबंधित है? सोलेनेसी। याद रहेगा आपको? बिल्कुल सही। लकड़ी के दरवाजों में वर्षा ऋतु में फूलना होता है। लकड़ी के दरवाजे वर्षा ऋतु में फूल जाते हैं। क्या होता है उसमें? अंतः प्रसरण के कारण, अंतः शोषण के कारण, केशिकत्व के कारण, जीव द्रव्य कुंचन के कारण। जल्दी बताइए। ए बता रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। आर्मी बॉय बता रहे हैं ए, यस जी बता रहे हैं सी। देख लो अब क्या होता है। ये लकड़ी का दरवाजा। अब मौसम कौन सा है? वर्षा का। कौन सा मौसम है? वर्षा का। वर्षा के मौसम में आपने देखा होगा वायुमंडल में क्या रहती है? नमी। क्या रहती है? नमी। वायुमंडल में क्या हो जाती है? नमी। अब नमी के कारण क्या होगा? इस दरवाजे में नमी घुस जाएगी। क्या घुस जाएगी? नमी। और वो किसके कारण घुसेगी? अंतः शोषण। नमी का क्या हो जाएगा? अंतः शोषण। अब इतनी स्टोरी पढ़ने के बाद में अब आपका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी बताइए। इन्हें स्टोरी बता दी। आर्मी बॉय बता रहे हैं बी। सभी बच्चों को क्लियर होंगे ना? वर्षा में क्या बढ़ेगी? नमी। नमी कहाँ पे घुस जाएगी? दरवाजे में या लकड़ी वाली वस्तु में। अब उसके कारण क्या होगा? अंतः शोषण हो गया पानी का। जल्दी बताइए। बी। केशिकत्व क्या है? केशिकत्व मतलब पानी का ऊपर चढ़ना। जड़ों के माध्यम से पानी का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? केशिकत्व। अंतः पराशरण ये क्या है? जैसे मान लो ये सूखे किशमिश है। क्या है? सूखे किशमिश। ये सूखे किशमिश है। अब इसको आपने डाल दिया पानी में। किस में डाल दिया? जल में। तो ये फूल के बड़े हो जाएंगे। छोटे किशमिश क्या हो गया? फूल के बड़े हो गए। इसको क्या बोलेंगे? अंतः पराशरण। यानी किशमिश पहले सूखे थे, पानी में डालने पे फूल गए, क्या कहलाएगा? केशिकत्व। यानी आपने घर में देखा होगा लालटेन में जो तेल होता है ऊपर चढ़ता है, किसके कारण? केशिकत्व के। जड़ों से पानी ऊपर चढ़ता है, किसके कारण? केशिकत्व के कारण। ये भी हो गया। हरित बाली रोग होता है। हरित बाली रोग होता है, किससे होता है? सरसों से, धान से, बाजरा से, मूंगफली से। हरित बाली रोग समझ लेते हैं। हरित बाली रोग को ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बाजरा। अब बाजरे में क्या होगा? जो पत्तियां रहती है, पत्तियों के नीचे की तरफ सफेद सफेद पाउडर निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? सफेद सफेद पाउडर नीचे की तरफ, सफेद पाउडर। और बाल के गुच्छे जैसा दिखता है। वो सफेद पाउडर जैसा जमा हो जाता है, जैसा कोई बाल के गुच्छे हो। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया? हरित बाली रोग। बाल के गुच्छे जैसा दिखता है नीचे की तरफ पाउडर। तो इसका आंसर क्या आया? बताइए। अब मैंने इतनी स्टोरी बता दी, इसके बाद में बताइए। सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। जल्दी से कमेंट कीजिए।
रोहित जी बता रहे हैं सी, आदित्य जी बता रहे हैं सी, ये बिल्कुल सही है। अब सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? सेल मतलब होता है कोशिका। सेल नामक किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। अब क्या होगा, बात है 1665 की, बात 1665 की है। जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक है, अपने घर पे लेंस के माध्यम से एक पौधे को देख रहे थे, पौधे को देख रहे थे और उन्होंने लेंस से देखा तो उनको एक ऐसी संरचना दिखी, ऐसी पौधों के अंदर जब दूरबीन से देखा तो ऐसी संरचना दिखी, तो इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी, उन्होंने कुछ ऐसा चित्र देखा अपने लेंस में, फिर उसको क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। तो कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। किसी भी जीव का शरीर कोशिका का बना होता है, चाहे वो जीवाणु हो या मनुष्य हो। जीवाणु का शरीर एक कोशिका का होता है, और मनुष्य का शरीर बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है? बहुकोशिकीय। इसका आंसर क्या आया? ए। आपसे पूछेंगे जीवित कोशिका को किसने देखा? जीवित कोशिका, इसका आंसर क्या आएगा? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका को किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा। फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी? पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन दवाई की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी? केंद्रक की, कोशिका के केंद्रक की। आपको ये चारों क्वेश्चन मैंने समझा दिए। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी जो एक एंटीबायोटिक है। दूसरा, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी, ये भी हो गया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को नाम दिया, ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज करी। तो चारों समझ में आए आपको? चलो, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, जल्दी से बताइए। अत्यधिक चरने द्वारा, मतलब पशु के चरने द्वारा। अभी हम देख लेते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। ये मान लो ये जगह है, यहाँ क्या पाई गई? मिट्टी। मान लो यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी, इस जगह की मिट्टी है, दिख रही है आपको मिट्टी? ये मिट्टी उड़ के इधर चली गई, ये यहाँ चली गई, इस एरिया की मिट्टी उड़ के इधर चल गई, तो इसको क्या बोलेंगे? अपरदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरदन। अब ये किस किस माध्यम से जा सकती है? पानी से भी जा सकती है, हवा से भी जा सकती है, ठीक है, ये दो कारण हो गए इसके। मनुष्य के द्वारा भी जा सकती है। तो अपरदन किस कारण से हो सकता है? पानी द्वारा, हवा से, मनुष्य। यहाँ की मिट्टी का उड़ के इधर जाना या बह के इधर जाना क्या कहलाता है? तो हम कैसे रोक सकते हैं? चरने के द्वारा। अब पशु चरेंगे तो मिट्टी और ज्यादा उड़ेगी, तो कैंसिल हो गया। वनस्पति हटने के द्वारा, ये भी गलत, वनों को उगाने के द्वारा। अब इसका आंसर क्यों आया? क्योंकि पौधे जो रहते हैं, पौधे वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो पकड़ के रखते हैं मिट्टी को, उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती है। ये हो गया। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं, हमारी मोटर गाड़ी से जो प्रदूषक है जो माइंड से संबंधित रोग पैदा करेंगे, NO2, SO2, लेड, पारा। NO2, SO2, PB, HG को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बोलेंगे लेड, इसको बोलेंगे पारा, यानी मर्क्यूरी। अब बताओ जल्दी से। परवेज जी बता रहे हैं, राजा जी बता रहे हैं बी ऑप्शन, पंकज ओझा जी बता रहे हैं बी। क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से। विशाल विश्वकर्मा भी बता रहे हैं, जल्दी बताइए। अभी आपका क्वेश्चन सुधर जाएगा। मोटर गाड़ियों जो द्वारा जो प्रदूषण होता है उसमें सबसे ज्यादा निकलती है SO2। कौन सी निकलेगी? SO2। लेकिन ये SO2 के द्वारा नहीं होगा, तो आंसर यहाँ गलत हो जाएगा। अब आप बोलोगे किससे होगा? ये होगा लेड के कारण। लेड का सूत्र होता है PB। क्या होता है? PB। ये PB जो होता है आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो प्रभावित करेगा मस्तिष्क को। अब बताओ आंसर क्या आया? क्या आया आंसर?
इससे हुआ ये मोटर कार्यों से उत्पन्न मानसिक रोग पैदा करता है। ऐसा प्रदूषण क्या है? लेड। आपकी शीशे की मात्रा बढ़ गई और शीशा मस्तिष्क का दुश्मन है। शीशा किसका दुश्मन है? मस्तिष्क का। आंसर आया सी। मानव त्वचा का अध्ययन करते हैं। आपसे पूछा है मानव त्वचा का अध्ययन। मानव की जो त्वचा होती है वो 8 परतों में होती है। मानव की त्वचा 8 परतों में विभक्त होती है। ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? हमारी जो त्वचा है वो 8 परतों में विभाजित है, उसको क्या बोलेंगे? ऊपरी परत को एपिडर्मिस। वो टोटल 7 नीचे रहती है उसके। अब हम किसको यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? शरीर की बाह्य अध्ययन करते हैं, शरीर का बाह्य तरीके से अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? शरीर का आंतरिक रूप से अध्ययन करते हैं, शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन। फिजियोलॉजी में हमने बाहर से अध्ययन करा शरीर का। अब एनाटॉमी में शरीर का आंतरिक रूप से अध्ययन करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में क्या करेंगे? जैव शरीर का अध्ययन करेंगे। शरीर में जितने भी जैव रसायन होते हैं जैसे हार्मोन्स, विटामिन, लवण, खनिज लवण, इसका अध्ययन किसमें करेंगे? बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? शरीर के बाह्य रूप का। एनाटॉमी में आंतरिक अंग का। अब बात आ रही है यहाँ डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? डर्मेटोलॉजी मतलब होता है त्वचा विज्ञान, यानी चर्म विज्ञान। कौन सा विज्ञान? चर्म विज्ञान। इसमें आ गया डी, डर्मेटोलॉजी। पूरा क्लियर हुआ आपको? अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है डार्विन, वेलस, मेंडल, लेमार्क। चलो यहाँ से देख लो अब ये क्या होता है। अनुवांशिकता क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण का पहुंचना, यानी किसी एक जीव है उसके लक्षण उसकी आने वाली संतति में जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के कारण ही क्या होता है? हमारे जो पेरेंट्स है उनके और हमारे लक्षण मिलते हैं, ठीक है। यही अनुवांशिकता का कारण है। सबसे पहले इसको खोजा था मेंडल नामक वैज्ञानिक ने। मेंडल ने, उन्होंने मटर के पौधे पे अध्ययन किया। किसके पौधे पे अध्ययन किया? मटर के पौधे पे। लेकिन उनके जीते जी उनको सम्मान नहीं मिल पाया। मेंडल के जीते जी उनको सम्मान नहीं मिल पाया। मरने के 20 साल बाद जब वापस से खोज हुई तो उनको सम्मान मिला। और सम्मान क्या मिला? उनको बना दिया अनुवांशिकता का पिता। किसका पिता बना दिया? अनुवांशिकता का पिता आ गया मेंडल। ये डिस्प्ले नहीं चल रही। अनुवांशिकता का पिता मेंडल हो गया, ठीक है। और हमारे शरीर में अनुवांशिकता का वाहक कौन है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है। आपसे पूछा है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां। मनुष्य का जो पूरा वो होता है, पूरा सिर होता है, उसमें 14 हड्डी अपने चेहरे में होती है, 8 हड्डी खोपड़ी में होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 14 8 22। हमारे यहाँ क्या पूछा आपसे? खोपड़ी में क्या लिखोगे? लगाओ जल्दी से, बताओ। 12 कौन बता रहा है? बिल्कुल गलत। ये जो ऊपर का सिर है, ऊपर का कपाल है, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना है। 1 2 3 4 5 7 और ये 8। कितनी हड्डी से मिलकर बना है? 8 हड्डी। लगाइए, बिल्कुल सही। और चेहरे में कितनी हड्डी है? 14 हड्डी है। 6 हड्डी तो हमारे कान में ही है, 3 लेफ्ट 3 राइट, ठीक है। ये हो गया हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट। दोस्तों अभी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और अभी आप थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस आइए, क्योंकि एक क्लास और है। और कंटिन्यू आप इन क्लासों को देखिए तो आपको इसका बेनिफिट बहुत मिलने वाला है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा टाइम हो चुका है, अभी हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।